हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। क्या क्या कंप्लीट हो गया है? एक तो आपका फ्लावर वाला पोर्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप जो चीज़ें पढ़ोगे वो क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो आप पढ़ोगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और तीसरा जो इसमें पढ़ना है वो होगा ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। वो जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर क्या बनाएगा? सीड। वो मैच्योर होकर बनाएगा सीड। और जो चौथा है वो आपका ओवरी, वो मैच्योर होकर बनाता है फ्रूट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 4 इवेंट जो है ना, ये मिलके कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बेसिकली ये सारी चीजें बनती कैसे? जैसे मैं पहला वाला देखूं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आपका पीईसी है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का चीज याद आ रहा होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या होता है? ये होता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो आपका मेच्योर होके क्या बना रहा है? मेच्योर होके बना रहा है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म बहुत न्यूट्रिटिव होता है। हमेशा एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म को बनाना जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है लोगों के आने से पहले। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये एंडोस्पर्म। ये भी होता है आपका ट्रिप्लॉइड। भाई जिस चीज से बन रहा है वो ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी ट्रिप्लॉइड होगा। दूसरा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बन रहा है? जो एग सेल है उसे मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना आपका। ठीक है, जाइगोट जो है वो कैसी प्लॉइडी लेवल है? 2n। ठीक है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ये भी होगा 2n। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सीड है, सीड किसका मैचुरेशन है? ओव्यूल का। ठीक है, ओव्यूल का। अब जो फ्लावर है उसका अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें बाहर वाला जो है ओवरी, और जो अंदर वाला है, ठीक है, ओवेरियन कैविटी, ये ओवेरियन कैविटी है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये ओव्यूल जब मेच्योर होता है तो वो बनाता है सीड। और यही जो ओवरी है, यही ओवरी जब मेच्योर होती है तो वो बनाती है, ओवरी जो मेच्योर होती है तो वो बनाती है फ्रूट। और इस ओवरी का जो वॉल है वो बनाता है फ्रूट वॉल। क्या बनाता है? फ्रूट वॉल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम एंडोस्पर्म को, अब हम एंडोस्पर्म समझते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली एंडोस्पर्म को अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं कि एंडोस्पर्म क्या है, तो जो आपका पीईसी है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो पीईसी क्या है? वो आपका है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड है, इसमें लगातार डिविजन होंगे। ठीक है, लगातार माइटोसिस डिविजन होंगे, और जब माइटोसिस डिविजन लगातार होंगे तो इससे बन जाएगा हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड टिश्यू। एंडोस्पर्म एक तरीके का टिश्यू होता है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को कब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? ठीक है, या कब तक ये नरिशमेंट देता है? न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ नरिशमेंट, नरिशमेंट। और ये नरिशमेंट जो डेवलपिंग एम्ब्रियोस को कब तक देता है? ये यंग सीडलिंग को तब तक न्यूट्रिशन देता है या तब तक उसको नरिश करता है until they are capable of photosynthesis on their own। जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के लायक ना हो तब तक वो उसको एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट देता है। किसको? यंग सीडलिंग्स को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो एंडोस्पर्म को अच्छे से समझते हैं। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म बनने के लिए ना इसको कई सारे डिविजन से गुजरना पड़ता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे समझाया कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें कई सारे डिविजन होंगे और वो एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाएगा। ठीक है, कई सारे इसमें डिविजन होंगे, डिवाइड्स रेपिटेडली, लगातार कई बार डिविजन्स होंगे और उसके बाद ये एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा जो कि होगा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एंडोस्पर्म है वो है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसको कई सारे डिविजन्स करने होंगे। तो कैसे डिविजन्स या कितने टाइप्स के होते हैं एंडोस्पर्म? तो एक तो होता है एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिविजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
और दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जैसा न्यूक्लियस बोला, ये आपका एक सेल है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें लगातार डिविजन होंगे, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, इस तरीके से डिवीजन। लास्ट में जाके जब पूरे न्यूक्लियस कई बार जब डिवीजन हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो। जैसे आप नॉर्मली कोकोनट को देखिए तो पहले उसमें पानी होता है, और जैसे जैसे कोकोनट जो है मेच्योर होता चला जाता है, वो पानी जो है वो सूख के वो धीरे धीरे वो भी सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया ना, तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, लेकिन जब तक वो पानी है तो तब तक बेसिकली क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली ना सारे के सारे एंजियोस्पर्म में आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, और लगभग ये लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं। इसका नाम कैसा है, सेलुलर, यानी कि सेल्स बनेंगे। तो ये आपका मान लीजिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये एक सेल 2 में डिवाइड होंगे। फिर उसके बाद होगा कैरियोकाइनेसिस, ये जो ऊपर वाला जो एक सेल है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल में, नीचे वाला जो एक सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल में, और सेल तो 2 में डिवाइड है ही। ठीक है, फिर दोबारा से इसमें होगा साइटोकाइनेसिस, और ये सेल जो है इस तरीके से 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लगातार डिविजन होता रहेगा और सेलुलर एंडोस्पर्म पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अगर सेलुलर एंडोस्पर्म देखा जाए कि सिर्फ किस में होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ सेलुलर एंडोस्पर्म किस में होता है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, पेट्यूनिया में। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, पेट्यूनिया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हो रहा है, बोथ अकर्स। ठीक है, दोनों हो रहा है। ठीक है, और नॉर्मली ना ये सॉलिड होता है। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड और सॉलिड ये दोनों सेलुलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों ही होते हैं, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो वो है कोकोनट, कोकोनट। ठीक है, कोकोनट में आप देखिए कि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो इस तरीके से वाइट, जो अंदर वाला पार्ट होता है काफी वाइट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, जो उसकी कोटिंग होती है, काफी हार्ड होती है ना, काफी हार्ड होती है वो। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपका लिक्विड होता है, ये वाला जो है यहाँ पे है लिक्विड वाटर जिसको हम पीते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये है कर्नल, ठीक है, जो सॉलिड होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, और ये जो जिसको तोड़ के हम ये अच्छी चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्नल सॉलिड। ये जो कर्नल सॉलिड है ना, वो क्या है एक्चुअली में, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो अंदर लिक्विड वाटर है ना, ये एक्चुअली में क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये दोनों ही चीजें होती हैं कोकोनट में, तो बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए हमारा न्यूट्रिशन बन गया, खाना बन गया। अब हम इम्ब्रियो को डेवलपमेंट को समझते हैं। इम्ब्रियो कैसे बनता है, इम्ब्रियो बनता है आपका जाइगोट से। किससे बन रहा है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से। ठीक है, जाइगोट से क्या बन रहा है, इम्ब्रियो। तो जाइगोट से जो इम्ब्रियो बनता है वो एक्चुअली बनता कैसे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए तो जाइगोट से जो आपका मेच्योर इम्ब्रियो बन रहा है उसके पीछे कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, जाइगोट से बनता है आपका 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज से बनता है 4 सेल्ड स्टेज, फिर बनता है प्रो इम्ब्रियो, फिर बनता है ग्लोबुलर स्टेज, आपका हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो, एंड देन आपका मेच्योर इम्ब्रियो। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं। तो मैं इसको सीधे डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपका एक सेल का जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट से आपका बनता है आपके 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इस तरीके से बन गए 2 सेल्ड, 2 सेल्ड से हमारे बन गए 4 सेल्ड। ठीक है, 2 सेल्ड बन गए और उसके बाद 4 सेल्ड बन गए। ठीक, अब उसके बाद हमारा बन गया प्रो इम्ब्रियो। ठीक है, तो प्रो इम्ब्रियो का हम स्ट्रक्चर हमने लास्ट टर्न पे देखा था, वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवाती हूँ। इस तरीके से कई सारे इसमें सेल्स थे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला था इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, हॉस्टोरियल सेल से यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, कितने सेल्स होते हैं इसमें, लगभग 6 से 10 सेल होते हैं। इस सस्पेंसर सेल के बाद, इस सस्पेंसर जो लास्ट वाला है, देखो न्यूक्लियस सब में होता है लगभग,
ये जो लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। और ये बनाता है आपके दो चीजें, एक तो ये बनाता है रूट कैप और दूसरा बनाता है ये रेडिकल टिप। रेडिकल टिप। उसके बाद यहाँ पे जो है चार सेल नीचे और जो इसके ऊपर है इसके ऊपर 4 सेल इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 ये दोनों मिला के ये 8 सेल मिला के इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट। ठीक है, जो ऊपर की जो सेल्स होती हैं वो आपकी बनाती है हाइपोबेसल टायर। हाइपोबेसल टायर। और ये जो हाइपोबेसल टायर है ना दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है हाइपोकोटाइल और दूसरा ये बनाता है रेडिकल। ठीक है, यही रेडिकल बाद में जाके रूट बना रहा है। ठीक है, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो बनाता है आपका एपिकोटाइल टायर। एपिकोटाइल टायर। और ये जो एपिकोटाइल टायर है ये 3 चीजें बनाता है, एक तो ये बनाता है एपिकोटाइल, ठीक, दूसरा ये बनाता है कॉटिलेडन और तीसरा ये बनाता है प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल क्या बना रहा है? प्लूम्यूल बनाता है फ्यूचर में शूट और रेडिकल बनाता है फ्यूचर में रूट। ठीक है, सिंपल। यानी आपको याद आ गया कि हाइपोकोटाइल का जब एंड होता है उसको वो जो है उस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, वहां से निकल रहा है आपका रूट। जो एपिकोटाइल है उसका जो एंड है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल और वहां से निकलता है शूट। अब ये एंड क्या है? ये एंड को मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक एम्ब्रियो है। ठीक, इस एम्ब्रियो में इस तरीके से कॉटिलेडन दिख रहा है आपको। ये डाइकॉट की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली। ठीक है, डाइकॉट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको हम कह रहे हैं कॉटिलेडन। ठीक है, ये जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो की एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि जहां पे ये ऊपर देखिए ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, और इस एपिकोटाइल से क्या बन रहा है? एपिकोटाइल ऊपर वाला है, तो ऊपर हमारे प्लांट में ऊपर क्या होता है? प्लूम्यूल होता है और प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट, स्टेम। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला जो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ पे। तो ये जो एंड वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल से जो ये ऊपर वाला पार्ट बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल से क्या बनता है? रूट। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल पार्ट है। ये जो इसमें एम्ब्रियो एक्सिस है ना इसको हम लोग टाइजेलम भी कहते हैं। टाइजेलम। ठीक है, टाइजेलम भी कहते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियो का अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये आपका एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो आपको पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। ये भी आपका एम्ब्रियो ही है। ठीक है, बेसिकली हम एम्ब्रियो के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो क्या, ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेज है ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आपका बनता है हार्ट शेप्ड। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद हमारा बनता है इस तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो। कैसे एम्ब्रियो है? मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखिए हमने 2 टाइप के एम्ब्रियोज देखे। 2 टाइप के हम जानते हैं कि एम्ब्रियो होते हैं। एक तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है और एक आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हमारा डाइकॉट का एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, और जो नीचे वाला दिख रहा है वो आपका है ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है मोनोकॉट का एम्ब्रियो। मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ठीक है, देखिए अब यहीं पे मैं इसके डिफरेंस बताती हूँ। डाइकॉट के एम्ब्रियो में और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वो समझते हैं। जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है, पहली चीज जो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि डाइकॉट में देखो 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं। ठीक है, ये कॉटिलेडन देखिए, एक ये 2 ये। ठीक है, यहाँ पे डाइकॉट में आपको 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं। कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स। लेकिन जो आपका मोनोकॉट है, मोनोकॉट में तो आपको एक ही कॉटिलेडन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकॉट में जो है वो आपके 1 कॉटिलेडन है, सिर्फ 1 कॉटिलेडन। और उस एक कॉटिलेडन को हम कहते क्या है? हम कहते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल होती है, जब हम लोग एम्ब्रियो को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सस्पेंसर सेल देखा था।
ठीक है, दोबारा से याद दिला दूं आपको, सस्पेंसर सेल क्या है, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है सस्पेंसर सेल। तो ये जो सस्पेंसर सेल है वो जब आप डाइकॉट में देखोगे तो लगभग ये 6 to 10 सेल्ड होते हैं। लेकिन मोनोकॉट में यही जो सस्पेंसर सेल होते हैं ना, सस्पेंसर सेल, ये सिर्फ 1 सेल होते हैं, ठीक है, सिर्फ 1 सेल का होता है, ठीक है। उसके बाद जो मोनोकॉट का जो प्लूम्यूल होता है, मोनोकॉट का जो प्लूम्यूल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, कवर से ढका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल, ठीक है। और जो इसका रेडिकल होता है, रेडिकल, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा याद करने का तरीका, आर से रेडिकल, कोलियोराइजा में आर आया है, ठीक है, पी से प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल में पी आया है, ठीक है। तो प्लूम्यूल की कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। और डाइकॉट में ना ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती, तो नो सच कवरिंग, ऐसी कोई कवरिंग आपको डाइकॉट में मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है, एक तो आपको यहाँ प्लूम्यूल दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको दूसरा यहाँ पे आपको रेडिकल दिख रहा है, ये रूट कैप है, ठीक है। मोनोकॉट का आपका बेस्ट एग्जांपल आपका देखिए ग्रासेस, पोएसी फैमिली, ठीक है, मोनोकॉट्स है, ठीक है। सनफ्लावर आपका डाइकॉट है, उसमें आप देखिए इस तरीके से कॉटिलेडन्स, या पीज आप देख लीजिए इस तरीके से कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो आपका बन गया, ये भी बन गया। अब देखिए सीड, ठीक है। नॉर्मली आप जो सीड्स देखते हो वो कैसे, देखिए ये मोनोकॉट का सीड है, ठीक है, ये वाला जो है ये आपका मोनोकॉट का सीड है, ठीक है, ये आपका डाइकॉट का सीड है। कैसे, तुरंत समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपका स्क्यूटुलम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोलियोप्टाइल, जो प्लूम्यूल की कवरिंग है, ये आपका ये वाला पार्ट आपका प्लूम्यूल है, ठीक है, उसको कवर करके रखा है कोलियोप्टाइल ने, ठीक है, उसको कवर करके रखा है कोलियोप्टाइल ने। और यहाँ पे ये आपका रेडिकल वाला पोर्शन है, इसको कवर करके रखा है कोलियोराइजा ने, ठीक है। स्क्यूटुलम जो आपका एक कॉटिलेडन है वो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्क्यूटुलम कहते हैं। अब ये ऊपर जो आपको इतना पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, इस एम्ब्रियो को, ठीक है। पेरिकार्प का मतलब क्या है, कवरिंग, इस सीड की जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। ये डाइकॉट का, इसमें आपको कहीं स्क्यूटुलम जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, ये एंडोस्पर्म है, ये इसके 2 कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, ये सीड कोट है जो कवरिंग है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो प्लूम्यूल है आपका, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस जो आपका रेडिकल वाला पार्ट है, ठीक है, फिर ये रूट टिप, तो ये आपका डाइकॉट है, ठीक है। तो सीड में बेसिकली आपको जो चीजें मिल रही हैं वो क्या क्या चीजें मिल रही हैं, एक तो आपको इसमें मिलता है सीड कोट, ठीक है, जो काफी हार्ड होता है, ठीक है, सीड कोट जो काफी हार्ड होता है, किसका बना हुआ होता है, ये इंटेग्यूमेंट का, इंटेग्यूमेंट का, ठीक है। इंटेग्यूमेंट क्या है, आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे थे, वहां पे जो एम्ब्रियो सैक है उसके बाहर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग इंटेग्यूमेंट होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीड कोट का जो आउटर होता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टा, और जो इनर होता है उसको हम कहते हैं टेगमेन, उसको हम कहते हैं टेगमेन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी चीज इसमें जो पाई जाती है वो होती है कॉटिलेडन, ठीक है, जिसमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल। और तीसरी चीज आपको जो सीड में पाई जाती है वो होती है एम्ब्रियो की एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। ये 3 चीज है। कॉटिलेडन जो है काफी थिक होता है, काफी स्वोलन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल। अब देखिए जो मैंने बताया पहले आपको एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, उसके बाद बताया आपको एम्ब्रियो, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो एंडोस्पर्म है वो पहले बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। क्यों पहले बनता है, ताकि एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को एज ए न्यूट्रिशन यूज कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में 2 कंडीशन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को यूज कर ले, ठीक है, कई बार ऐसे होता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि वो थोड़ा सा एंडोस्पर्म को यूज करे, थोड़ा सा बचा ले जाए, ठीक है। मैच्योर सीड जब बनेगा, वो जो आपका एम्ब्रियो है जब मैच्योर सीड बनेगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा एंडोस्पर्म को बचा लेता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सीड्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक,
ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, या जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्म। हम एक्स किसको कहते हैं? एक्स वो जो हमारे साथ अब नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एंडोस्पर्म जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ठीक है। जब एंडोस्पर्म अब नहीं है तो उसको हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो यानी कि जब एम्ब्रियो पूरा का पूरा सीड यूज पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को यूज कर ले, उसको हम कह रहे हैं एक्स एंडोस्पर्म, एक्स एल्ब्यूमिनस। और अगर पूरा एंडोस्पर्म को यूज ना करें, थोड़ा सा मैच्योर सीड के लिए बचा ले जाए, तो उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वो क्या चीज लिखूंगी कि एंडोस्पर्म इज नॉट फुली कंज्यूम्ड, ये फुली कंज्यूम्ड नहीं हुआ, ठीक है, फुली कंज्यूम नहीं हुआ, यानी कि रह गया वो परसिस्ट इन मैच्योर सीड, मैच्योर सीड में वो रह गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में जो मोटा मोटा आपको याद करना है वो ये कि जितने भी मोनोकॉट्स हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स में आपका जो एंडोस्पर्म है वो पूरा यूज नहीं होता, ठीक है। मोनोकॉट्स में पूरा यूज नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली। उसके साथ साथ आपका जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कैस्टर, क्वेश्चन कैस्टर से बहुत बन जाते हैं, ठीक है। ये तीनों ही ना डाइकॉट है, ठीक है, ये तीनों ही डाइकॉट है, लेकिन ये तीनों डाइकॉट है, लेकिन इनमें जो है एंडोस्पर्म को बचा ले जाते हैं, ठीक है। अब एंडोस्पर्म जब पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, ठीक है, एंडोस्पर्म जब पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए तो क्या लिखा है, लिखेगा एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड, इज फुल्ली कंज्यूम। जब पूरे तरीके से एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाए, ठीक है, तो नॉर्मली ना ये जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनमें होता है, लेकिन एक्सेप्शंस इधर भी है, एक्सेप्शन इधर भी है। क्या क्या है एक्सेप्शन यहाँ पे? वो है ऑर्किड, ऑर्किड, ठीक है। और ये जो ऑर्किड है ना, ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट होके भी ये पूरा एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है, ठीक है। अब कुछ और आपको एक्स्ट्रा जो इसमें बताना है वो ये चीज कि कई बार क्या होता है कि जो न्यूसिलस है, ठीक है, न्यूसिलस जो है वो रह जाता है, ठीक है। और वो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जो न्यूसिलस होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूसिलस होता है, जब ये सब बनने लगता है, एम्ब्रियो बनने लगता है, सीड बनने लगता है, तो न्यूसिलस ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी में ना न्यूसिलस रह जाता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, ठीक है, परसिस्टेंट रह जाता है, ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस परसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो परसिस्टेंट न्यूसिलस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूं, इस परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, ठीक है। और इसीलिए इन सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड में कोई एग्जांपल, जैसे कि आपके ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च जो हो गई, ब्लैक पेपर या बीट, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, जिसमें न्यूसिलस रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके सीड्स होते हैं, ठीक है, उनमें कई बार ऐसा होता है कि सीड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, या सीड्स जो है वो स्टोर रह जाते हैं, ठीक है। जैसे एडवांटेज है ना एंजियोस्पर्म का कि उसमें सीड्स जो है उनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो काफी कुछ जो है महीनों रहते हैं, कुछ जो है सालों रहते हैं। तो कैसे ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं, जब सीड्स को उस टाइम पे डेवलप नहीं करना, उसको होता है कि अभी नहीं मुझे डेवलप करना, क्योंकि मेरा कंडीशन जो अभी वैसा नहीं है, मतलब मुझे जैसा टेम्परेचर चाहिए या मुझे जैसी ह्यूमिडिटी चाहिए वैसा नहीं प्रेजेंट है, तो मैं क्यों ग्रो करूं, अभी मुझे ग्रो नहीं करना, अभी मुझे कुछ नहीं करना,
ठीक है। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। तो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी को क्या कहते हैं हम, डॉर्मेंसी स्टेज, डॉर्मेंसी स्टेज। डॉर्मेंसी स्टेज का मतलब तो सीड सो गया, अब उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो डॉर्मेंसी स्टेज से जगाता कौन है, ठीक है। डॉर्मेंसी स्टेज लेके कौन आता है, सिंपल वो एबीए होता है, ठीक है। वो डॉर्मेंसी उसको सुला देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी क्या है, डॉर्मेंसी स्टेज। इस टाइम पे अब जब भी सीड्स डॉर्मेंट स्टेज में गया, इसका मतलब है कि कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो वो डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है। उसके साथ साथ जो सीड्स होते हैं ना, जब सीड्स नॉर्मली उसमें देखिए उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रिशन ही सिर्फ जरूरत नहीं है ना, उसको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन अभी अगर उस हिसाब से फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीड क्या करता है कि अपने अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको धीरे धीरे लूज कर देता है, ठीक है। तो यानी कि उसको हम क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन, क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो लगभग जब लूज करता करता कितना बचता है उसके अंदर, 10 to 15% ऑफ वाटर सिर्फ उसमें बच जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि सीड लिविंग है, यानी कि सीड क्या है, ये वायबल तो है, सीड्स वायबल हैं, यानी कि जब इसको फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो है सीड जो है वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना वाटर इसलिए रहता है ताकि वो लिविंग कंडीशन में रहे, लेकिन इतना वाटर डिहाइड्रेट होने का कंडीशन, डिहाइड्रेट इसलिए होता है ताकि सीड को किसी तरीके से कोई फंगस या कोई और चीज उसके ऊपर अटैक न कर दे, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर उसको काफी टाइम तक रहना है तो, ठीक है। अब देखिए जब सीड्स एक तो डिहाइड्रेशन स्टेज और एक डॉर्मेंसी स्टेज, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा जैसे मान लीजिए कोई एक सीड है, ठीक है, जब वो डॉर्मेंसी स्टेज में, यानी कि आप उसको ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल आप उसको लेके रख रहे हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप उसका डिस्पर्जल कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, डिस्पर्जल कर सकते हो। दूसरा चीज, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि उसकी वायबिलिटी है ना, वो वायबल है, इसीलिए तो आप उसको स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। वायबल है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है तो कोई चीज उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। वेरिएशंस, अब क्योंकि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है उसमें डिफरेंट है, तो वेराइटी आनी पॉसिबिलिटी है उसमें, ठीक है। तो वेरिएशंस भी इसमें होते हैं, किसमें, सीड्स में, ठीक है। उसके बाद ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, इसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। इसी सीड से तो बाद में एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इसी सीड के अंदर देखिए ये सीड है ना, इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी है, ठीक है, इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी है और इस सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है, दोनों चीज इस सीड के अंदर है, बाहर से दोनों चीज है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं सीड। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, ये जो आपका है मोनोकॉट, ये आपका मोनोकॉट का सीड है, ठीक है। मोनोकॉट की सीड में देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। मोनोकॉट की सीड में आपका एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। यहाँ भी आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। इस पूरे को मिला के आप क्या कह रहे हो, ये कि ये डाइकॉट की सीड है, ठीक है, और ये मोनोकॉट का सीड है, तो इसमें दोनों ही चीजें प्रेजेंट। तो बेसिकली जो आपका सीड है वो उस एम्ब्रियो को भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो के लिए भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो वो क्या करे, वो अपना डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाए या उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए। तो बेसिकली इस तरीके से क्या कर रहा है, वो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फूड रिजर्व भी है, इसी सीड के अंदर फूड रिजर्व भी है, ठीक है। फूड रिजर्व क्या है, यही तो एंडोस्पर्म, यही तो फूड रिजर्व है, ठीक है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है, ठीक है, थोड़ा सा वाटर है तो स्टार्टिंग तो ये कर सकता है, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी अलग से दोगे, तब जाके उसके पानी अलग से दोगे, थोड़ा सा सनलाइट मिलेगा, सॉइल मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो धीरे धीरे जब कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगा तो धीरे धीरे वो ग्रो भी करेगा, ठीक है। ग्रो क्या करेगा, एम्ब्रियो करेगा ग्रो, और क्या चीज लेके, क्या खा के वो ग्रो करेगा, एंडोस्पर्म को खा के वो ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपका ये सीड जो है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, अब ये सीड के ऊपर ना एक सीड की कोटिंग होती है, इस सीड के ऊपर ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीड कोट। ये जो सीड कोट होता है ना, ये काफी हार्ड होता है, ठीक है, ये काफी हार्ड होता है,
ठीक है। और ये काफी हार्ड होता है, तो ये हार्ड इसलिए ताकि ये किसी भी कंडीशन मतलब कहीं भी रहे तो अगर थोड़ा बहुत भी इसको इधर उधर से अटैक हो रहा है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे आप चना देख लीजिए, अगर आपने कभी चना देखा हो इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखा हो तब वो देखा तो हो गई। अब ये जो चना है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो ये इसका ट्रायंगल होता है, उधर एक छोटा सा हॉलो स्पेस भी होता है, मतलब हॉलो नहीं, छोटा सा एक छेद होता है। ठीक है, ये कौन सा छेद है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल क्यों होता है, यहीं से गैसेस का ना एक्सचेंज होता है। ठीक है, जब गैसेस का एक्सचेंज होगा तो ये लिविंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, और यहीं से जो है ये आपका पूरा चीजों का ग्रो होगा। ठीक है, एम्ब्रियो यहीं से ग्रो करेगा बेसिकली, तो ये आपका माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, चने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला वायबल, यहाँ पे एक वर्ड आया था वायबल। ठीक है, कि जो सीड्स हैं वो वायबल रहती है। ठीक है, यहीं पे समझा देती हूँ, जो सीड्स वायबल हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जो कि सिर्फ महीनों तक ही, मंथ्स तक ही वायबल रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ऑक्सैलिस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ महीनों तक ही वो रहता है वायबल। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सालों वायबल रहते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो वायबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, ल्यूपिनस। ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिस, ल्यूपिनस आर्क्टिस, इसको हम लोग ल्यूपाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूपाइन। ठीक है, ये कहाँ से मिला हमको, इसको हमने जो है एक्सकेवेट किया है। कहाँ से किया है, आर्कटिक टुंड्रा से, आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक है, कितने ईयर्स तक ये डॉर्मेंट रहा, ये लगभग 10,000 ईयर्स तक ये डॉर्मेंट स्टेज में रहा। और अभी भी इसकी कंडीशन ऐसी है कि 10,000 ईयर्स से डॉर्मेंट है ना, ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखा। सोचो अभी तक अगर ये अगर है तो ये अभी तक भी डॉर्मेंट है। ठीक है, तो ये जो डॉर्मेंट है 10,000 ईयर्स तक, अभी भी ये सीड के पास एक कैपेबिलिटी है कि अगर इसको आप फेवरेबल कंडीशन दो तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वायबिलिटी ईयर्स है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक है। ठीक है, उस तरीके से दूसरा जो हमें मिला वो हमें मिला डेट पाम का, जिसको हम लोग कहते हैं फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये है डेट पाम। इसको हमने एक्सकेवेट किया है डेड सी से, डेड सी। और ये पता है कितना इसकी वायबिलिटी, मतलब इसका डॉर्मेंसी पीरियड कितना है, जब हमने इसको ढूंढा है, जब साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है 2000 ईयर्स पुराना था ये। ठीक है, तो यानी ईयर्स तक वायबल रह सकता है हमारा सीड। और उसके बाद जब आप उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे ना तो वो उस फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब सीड आपका बन गया, आपको पता है सीड बन गया, अब सीड का सारा काम हो गया। ठीक है, वायबिलिटी है, आपने उसको ग्रो कराया, वो उसको फेवरेबल कंडीशन दी, वो ग्रो कर गया, ट्री बन गया, ट्री के ऊपर आपको फ्रूट बनेगा। ठीक है, उस ट्री पे आपका फ्लावर बना, फ्लावर से आपको फ्रूट बना। तो फ्रूट बेसिकली क्या है, ये है फर्टिलाइज्ड ओवरी। फ्रूट क्या है, ये है फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, और इसी ओवरी का जो वॉल है, ओवरी वॉल, वो बनाता है फ्रूट की वॉल। ठीक है, और इसी फ्रूट की वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रूट है, आपको नॉर्मली ना 3 टाइप्स के आपको फ्रूट दिखेंगे। ठीक है, एक तो होता है आपका ट्रू फ्रूट, ठीक है, सच्चा फल। दूसरा होता है आपका फॉल्स फ्रूट, यानी झूठा फल। और तीसरा होता है आपका पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपको फ्रूट मिलते हैं। अब तीनों टाइप को समझते हैं क्या क्या चीज है। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जब सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करे फ्रूट बनाने में। ठीक है, यहाँ पे लिखना था ओनली, तो ओनली ओवरी इज कंट्रीब्यूटिंग। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट बना रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। और मोस्टली जितने भी आपको फ्रूट्स मिलेंगे ना वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ट्रू फ्रूट वाले। ठीक है, फॉल्स फ्रूट में समझते हैं, एक तो ओवरी, ठीक है, और उसके साथ जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं, अगर वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली ना थैलेमस ही है जो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अदर फ्लोरल पार्ट्स इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, अगर वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एप्पल हो गया, ठीक है, पेयर हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब आपके जो है स्ट्रॉबेरी है, ये सब आपके जो है वो फॉल्स फ्रूट में आते हैं, ठीक है। एप्पल में देखो आप इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका एप्पल अपने अगर समझ में आया आपको, यहाँ पे बीच में आपके ये जो है यहाँ पे आपके इसमें सीड्स बनते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी डंडी, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। तो ओवरी के साथ जब थैलेमस भी इन्वॉल्व हो फ्रूट को बनाने में तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक एकदम डिफरेंट है। देखो यहाँ पे चाहे ट्रू फ्रूट बने चाहे फॉल्स फ्रूट बने, ये हमेशा ये दोनों ही चीजें जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनती है, ये दोनों चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक क्या है? पार्थेनोकार्पिक है जिसमें फ्रूट बन रहा है, fruit is formed without fertilization, without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। फॉर एग्जाम्पल बनाना, फॉर एग्जाम्पल बनाना। और ये जो होते हैं फ्रूट वो सीडलेस होते हैं, ठीक है, सीडलेस होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक और वर्ड है जो मैं यही समझा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये एक है पार्थेनोकार्पिक, एक है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। देखो पार्थेनोजेनेसिस वैसे नॉर्मली ज़ूलॉजी में यूज होता है, बट यहाँ भी उसका एक अलग सिनोनिम है, वो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, सॉरी उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस, ठीक है। ये फ्रूट का पार्ट नहीं है, ये मैं बस समझा रही हूँ कि पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस में अंतर क्या है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट होता है। सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बने, सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे सीडलेस था ये, ठीक है, और यहाँ पे सीड ही बन जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और ऐसे सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, ऐसे सीड को हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली में जैसे सनफ्लावर, उसमें इसमें एपोमिक्सिस होता है। दूसरा है पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली का ग्रासेस, ठीक है, इसमें भी एपोमिक्सिस होता है। देखिए एस्ट्रेसी के एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट्स है, पोएसी के एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकॉट्स है। एडवांस फैमिली में इस तरीके से सीड्स बन रही है, एपोमेक्टिक सीड्स, ठीक है, यानी कि सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, बिना सीड्स बन रही हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अभी जो सीड्स बन रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे एक चीज और है कि देखो यहाँ पे सीड बन रहे हैं, तो सीड किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन बन कैसे रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के। प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेकिन बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो आप कह सकते हो कि एपोमिक्सिस जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है। तो बेसिकली जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये क्या कर रहा है? ये मिमिक कर रहा है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये मिमिक कर रहा है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है वो है पॉली इम्ब्रियोनी। क्या है? लास्ट वर्ड है इस चैप्टर का, पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी क्या है? नाम का मतलब समझ में आ रहा है। पॉली का मतलब होता है कई सारे, ठीक है। इम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि इम्ब्रियो, तो कई सारे इम्ब्रियो। अगर एक फ्रूट में आपको बहुत सारे इम्ब्रियो दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक सीड में occurrence of more than one embryo in a seed, ठीक है। अगर एक सीड, जैसे आपको सीड देख रहे हो, ठीक है, एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है और आपका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, इसमें कई सारे एम्ब्रियो, ठीक है। जब ये कई सारे एम्ब्रियो हैं तो वो कई सारे एम्ब्रियो जो है उसको हम कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखूं मैं, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस प्लांट, ठीक है, सिट्रस प्लांट में पॉली इम्ब्रियोनी
होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ पे अगर एक चीज और कि जो आपने अभी लास्ट में पढ़ा था एपोमिक्टिक के बारे में, ठीक है, जो एपोमिक्टिक सीड है, ठीक है, तो एपोमिक्टिक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में कि व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का या एपोमिक्टिक सीड जो है उसका जेनेटिक नेचर क्या, कैसा जेनेटिक अगर हम देखें तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए ये ए सेक्सुअल भले मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन ये एक तरीका तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके पेरेंट है उनके जैसा ही उनका बच्चा भी होता है, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जेनेटिक नेचर होगा एपोमिक्टिक सीड का, जो जेनेटिक नेचर होगा, जेनेटिक नेचर वो होगा सेम एज पेरेंट, पेरेंट के जैसे ही होंगे, सेम एज पेरेंट, ठीक है, पेरेंट के जैसे ही होंगे। कौन, ये एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है। अब पेरेंट के जैसे होंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछा कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स, तो यस वो क्लोन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इतनी ही चीजें थी आपकी चैप्टर नंबर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। कल हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।